गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। क्लास क्लास का किसी को डाउट? नो सर। सुनीता और इसका भी कैमरा नहीं ऑन। 36 और सत्यम को छोड़ सर आवाज नहीं आ रहा है सर प्लीज। सबको नहीं आ रहा है? यस सर, एकदम थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है सर। भी क्लियर है? यस सर। तेरह कहाँ थे भाई लास्ट क्लास? सर एडवांस टैक्स हुआ था सर। हेलो अनम्यूट प्रियांशु। नींद नहीं खुला, सोए हुए थे। रिकॉर्डिंग सर लास्ट क्लास तो एडवांस टैक्स पढ़ाया था। यस सर, यस सर। एडवांस टैक्स में क्या पढ़ाया था मोनू? सर ये सर डेट बताया था सर इसका सर। बस डेट? हाँ सर, सर डेट बताया गया था सर इसका स्लैब। वही तो पूछ रहा हूँ, बस डेट ही बताया। पढ़ाया सर आ गया था सर, बट लास्ट बता रहे थे टॉपिक की एडवांस टैक्स बताया गया था। भाई लास्ट क्लास का अगर एडवांस टैक्स अगर आप बोल रहे हो तो एडवांस टैक्स में क्या पढ़ा है? खाली डेट ही पढ़ा है, ये बता दो। और क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में? डेट बता दो। सर इसका सर लिमिट बताए थे सर 10,000 बताए थे सर। और डेट बताए थे सर 15 जुलाई सर, और 15 सितंबर, और फिर 15 अक्टूबर, 15 फिर जुलाई दिसंबर, फिर 15 मार्च। 15 जुलाई और सर एवरी क्वार्टर का मतलब 15 जून सर, 15 15 जून बता रहे हैं सर। लास्ट मंथ। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ठीक इसका है। लिमिट सर 10,000 बताया था। सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी बताया था क्या? नो सर। बताया? नो सर, सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं बताया। डिफरेंस भी नहीं बताया था सेल्फ असेसमेंट में एडवांस टैक्स में? नो सर, No. बस दोनों को सेम करके सिर्फ एडवांस टैक्स बताया था। तो ये नहीं बताया था कि एडवांस टैक्स का डेट के बाद फिर उसे सेल्फ असेसमेंट में, या फिर एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट जैसा ही होता है, ये सब कुछ नहीं बताया? ये नो बताया सर। दोनों सेम नो सर। सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस। और ये भी थोड़ा सा क्लियर करना था सर कि जैसे एडवांस टैक्स का अगर हमारे पास प्रोविजन बनता है और वो हम नहीं डालते हैं तो सेक्शन 234 ABC होता है, वो बताना बस। सेक्शन वो मैंने बोला था जब मैं फॉर्म करवाऊंगा उसके साथ में कवर करूंगा 234 ABC, ये बोला था। अभी मैं आपको एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट में एक बार डिफरेंस बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। जानते हैं इस वाला सभी को एडवांस सबको स्क्रीन विजुअल है? यस सर। ये सर दिखाई दे रहा सर। यस सर।
हमने ये देखा था एक्चुअल में कि हमने ये देखा था कि अगर मेरी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी में टोटल इनकम पे निकालूंगा, किस पे निकालूंगा, टैक्सेबल टोटल इनकम पे। टैक्सेबल टोटल इनकम पे अगर मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी का जो अमाउंट है अगर वो ग्रेटर देन 10,000 है तो मेरे ऊपर एडवांस टैक्स का प्रोविजन लगेगा। यस कर सर। लो ठीक। Yes, sir. फिर Yes, मुझे sir. एडवांस एडवांस टैक्स का अगर मुझे प्रोविजन लगेगा तो फिर मुझे उससे क्वार्टरली वाइज जमा कराना होगा चारों क्वार्टर में। आपका जो एंड में रह जाएगा ना वो केवल 15 डेज की लाइबिलिटी रह जाएगी। अगर आप देखोगे कैलकुलेशन, अगर आप देखोगे एडवांस टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है किसी ने ट्राई नहीं किया होगा इसलिए वो डाउट नहीं है, या किसी ने ट्राई किया है उसको डाउट आया हो, किसी ने कैलकुलेशन का इस जब क्लास के बाद मैंने कैलकुलेशन खत्म कराया उसके बाद किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, आई एम डैम श्योर। क्योंकि ट्राई किया होता तो एक किए डाउट हैं जरूर सर। आता भाई, तो डाउट आना चाहिए था। नो सर, नहीं किया है। पक्का नहीं किया होगा क्योंकि मैं बता देता हूँ डाउट आता क्या। जैसे क्वार्टर वन में अगर हमें एडवांस टैक्स, मान लो मेरे टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो बन रहा है पिछले एग्जांपल में ही था 1,04,000 के अराउंड था, लास्ट एग्जांपल 1,04,000 का मुझे क्वार्टर वन के 15 जून तक कितना जमा करा देना है? 15%। 15%। 15%। कितना हुआ भाई, कितना हुआ? 45%। 15% कितना हुआ? 1,04,000 का। सभी लोग कैलकुलेट करेंगे। 15,1560, 15,086। 15,600। ठीक है। अब अगर आप मुझे एक बात बताओ प्रैक्टिकली, जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होगे, मान लो 15 जून को जमा कराना है, प्रैक्टिकली आपके पास 1 अप्रैल से लेकर के और जून 14 जून तक का डेटा होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल लास्ट डेट पे ही जमा कराएंगे, हम हो सकता है 15 को जमा करा रहे हो या फिर 14 की इवनिंग को जमा करा रहे हो, क्योंकि लास्ट डेट का तो कोई रिस्क नहीं लेता है, तो उस समय पोर्टल पे कुछ दिक्कत आए। तो मान लीजिए मेरे पास 1 अप्रैल से लेकर के 14 जून तक का डेटा होगा, जिसमें मुझे क्या देखना, मुझे देखना होगा कि मेरी सेल कितनी है, मेरे परचेजेस कितने हैं, सेल परचेज माइनस किया, मेरी एक्सपेंसेस माइनस किया, सब कुछ माइनस करने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, यही तो देखते हैं। अगर मेरा बिजनेस का है तो एग्जांपल अभी बिजनेस का ले रहा हूँ नॉर्मली कि, या फिर अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड के हिसाब से एग्जांपल ले लो, बिजनेस छोड़ो, क्योंकि अभी हम आइडिया 1 सीख रहे हैं तो हमें सैलरी के एग्जांपल से मान लेते हैं मेरी सैलरी जो है इतनी है जिसपे पूरे साल का मेरा टैक्स बनता। सपोज कर लेते हैं सैलरी मेरी है 10 लाख, 10 लाख CTC है। अब मुझे 10 लाख के हिसाब से मुझे पूरे साल में पर मंथ मुझे इनकम कोई बता सकता है? राउंड फिगर कर लेते हैं, 9,60,000, 80,000 पर मंथ, क्या ये सही है? 83,000 आउट ऑफ सही है। हाँ 960 अगर मैं लेता हूँ तो 960 CTC अगर मेरा पर एनम का है तो 80,000 पर मंथ हो गया। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 14 जून तक की मेरी कितनी सैलरी हुई होगी? अगर मैं टोटली पे देखूं तो एक हिसाब से सर मुझे पूरे तीनों महीने का जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि 2,40,000। 14 जून को भी अगर मैं खड़ा हूँ तो मुझे इतना तो कंफर्म है ना कि मेरा जो आपको ड्यू बेसिस तो पता है ना, ड्यू मतलब कि इतनी सैलरी मेरी एक्री हो जाएगी, इतना मुझे रिसीव होगा। जून वाली सैलरी तो ऑब्वियसली मुझे जुलाई में क्रेडिट होगी, बट मिलना तो है ना मुझे, जून में तो ड्यू हो चुका है। अब 2,40,000 रुपए अगर मेरे ड्यू हो चुके हैं, 2,40,000 रुपए के हिसाब से मैं पूरे साल की सैलरी को अपना सेम मानूंगा। ये तो मेरा फर्स्ट क्वार्टर का डेटा हो गया। मैं ये एज्यूम करूंगा कि क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, ये बाकी के तीनों क्वार्टर में ना मेरी सैलरी सेम रहेगी। मुझे ये एजम्पशन लेना पड़ेगा बिकॉज हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना वो इनकम टैक्स का प्रोविजन है।
एक तरीके का। हमें जो एडवांस टैक्स जमा कराना होता है या फिर हमारा जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो हमेशा प्रोविजनल बेसिस पर डिडक्ट होता है। इतनी सैलरी, इतना मुझे पे मिलेगा। अभी हम सैलरी की बात करते हैं, तो मुझे ये देखना है कि क्वार्टर वन में अगर मुझे 2,40,000 मिल रहा है, अगर मैं थ्रू आउट द ईयर इसको सेम मानूं तो 2,40,000 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। Yes, sir. अगर 2,40,000 एक क्वार्टर का है तो पूरे 4 क्वार्टर होते हैं। टोटल सैलरी कितनी मेरी होगी? ऑब्वियसली 9,60,000, 960. जितना आपने हमने एनुअल सीटीसी माना है। मतलब अगर मेरी सैलरी में कोई चेंज ना हो तो मुझे मेरे सारे क्वार्टर्स की सैलरी सेम हो। मुझे स्टार्टिंग हर क्वार्टर के, जब हम 14 जून को खड़े होंगे या फिर 14 सितंबर को या फिर अक्टूबर में, जब भी हम खड़े होंगे उस टाइम पे हमें ये एज्यूम करना होगा कि आगे की जो सैलरी है ना वो मेरी सेम रहनी। अगर मुझे ये दिख रहा है कि मेरी सैलरी थर्ड क्वार्टर से मान लो बढ़ने वाली है, तो क्या मुझे थर्ड क्वार्टर की सैलरी को भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए? थर्ड और फोर्थ को रिवाइज सैलरी नहीं लेनी चाहिए? यस और नो? क्या पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक बार सर अभी जो बोले आप एक बार सर इतना समझ आया। हाँ, क्या समझ में आया सलोनी? सर कि अगर सैलरी में कोई चेंज नहीं होता है पूरे मतलब सारे महीने के, तो हम लोग हर क्वार्टर के सैलरी को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक क्वार्टर Equal में मान- 3 मंथ्स होते हैं। बिल्कुल हम इक्वल मानेंगे। बट इन केस अगर मुझे मान लीजिए, जैसे हर कंपनीज की एक पॉलिसी होती है कि कब प्रमोशन होगा या जो भी बोनस अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, मान लीजिए मुझे अगर एक बोनस ही एक्स्ट्रा मिलता है या फिर मेरा एचआरए इंक्रीज होता है या फिर मेरा बेसिक ही अगर वो लोग बढ़ा देते हैं, तो कुछ ना कुछ अगर इनमें से कोई भी टर्म्स, जितने भी मेरा सैलरी के पार्ट्स होते हैं, इनमें से कोई भी टर्म अगर अमाउंट का इंक्रीज होता है, तो क्या मेरा जो सैलरी 9,60,000 डिसाइड हुआ था सीटीसी, क्या वो सीटीसी में चेंज नहीं आएगा? यस और नो? ऑब्वियसली Yes, चेंज sir. आएगा। आएगा सर। Yes, sir. चेंज आएगा. मेरा कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में अगर मेरा जितना एक्चुअल में मैंने एज्यूम करके किया था कि 2,40,000 तो मुझे मिल चुके, फर्स्ट क्वार्टर के मैं 14 जून को खड़ा हूँ, 14 जून को मैं ये देख रहा हूँ कि 2,40,000 रुपये मुझे, जिसमें से 240 में से मुझे 160 ऑलरेडी मिल गए हैं और 80,000 रुपये मुझे जुलाई में स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। यही होता है, जून की सैलरी जुलाई में क्रेडिट होगी। तो मुझे इतना पता है कि 2,40,000 तो मेरे ऑलरेडी बन चुके। बट क्या क्वार्टर टू से लेकर के क्वार्टर फोर तक मेरी सैलरी सेम रहेगी या फिर क्वार्टर टू से ही कोई चेंज आने वाला है? हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि जो 9,60,000 की सैलरी है उसमें क्वार्टर टू, अभी जब हम क्वार्टर वन में खड़े तो मेरे आगे की सैलरी ना सेम रहेगी। तो ओवरऑल पूरे साल की सैलरी मेरी 9,60,000 ही रहेगी और इस पर जो हमने टैक्स मान लीजिए एज्यूम करके कैलकुलेट किया है 1,04,000, तो मुझे क्वार्टर वन में केवल 15,600 रुपए ही जमा करा। यहाँ तक ये सेम बात है जो हमने ऊपर में डिस्कस की, अभी मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। मतलब क्वार्टर वन में आप ये पोजीशन चेक करोगे कि क्या क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर की सैलरी सेम रहेगी या फिर कोई चेंज आने वाला। अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी सारी चीजें सेम रह रही। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। अब क्या है कि जब मैं 14 सितंबर को डेटा चेक कर रहा था, 14 सितंबर तक मुझे अभी तक कितने मंथ की सैलरी मिल गई है? तो बता सकता है मुझे कितना अमाउंट मिल गया हो, जो अमाउंट मुझे रिसीव होगी? 4 लाख रुपए. हाँ, क्वार्टर वन का 2,40,000 तो मिल गया होगा मुझे ऐसे ही। हाँ, 4 लाख बिल्कुल सही। यहाँ की 2 मंथ की सैलरी मुझे मिल गई होगी 1,60,000 और लास्ट मंथ की सैलरी मेरी 80,000 अभी ड्यू हुई है जो मुझे अक्टूबर में रिसीव होगी। ठीक। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि सितंबर मंथ में ही ना मैक्सिमम कंपनीज के, जैसे अगर मान लो किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उनके ऑडिट्स वगैरह होते हैं या एजीएम वगैरह होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें वो एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि सभी की सैलरी ना जुलाई से लेकर के 15% सभी की सैलरी सीटीसी पे हाइक कर दी। मतलब अगर उनका सीटीसी 9,60,000 था तो इसमें आप डायरेक्टली 15% एड ऑन करो। मैं एक एग्जांपल ले, तो मुझे बता सकता है ये फिगर कितना होगा?
9,60,000 में अगर 15% जोड़े तो एक 144, 1,44,000 शायद। 1,44,000 नहीं, 1,44,000 ऐड होगा। 1,44,000 टोटल ऐड होगा। भाई मुझे टोटल फिगर चाहिए। अच्छा, रजनीश एंड 11 प्रियांका, लाख मुझे टोटल फिगर 11 लाख 4,000 11 10 lakh 4 4,000 11 लाख 11 lakh 4,000। 4,000 4,000। ओके, 11,04,000। अब आप मुझे बताओ कि सितंबर मंथ में ही, जिस दिन आप अभी 14 सितंबर को, आपको 14 सितंबर से पहले पहले ये पता लग जाता है कि आपकी जो सैलरी है वो 15% से हाइक हो रही है जुलाई मंथ से लेकर के सितंबर तक। ऑल्दो ये सैलरी आपको अक्टूबर में ही रिसीव होगी। अभी आपको ये 80,000 और ये जो हाइक वाला है ना, इस परसेंटेज, ये दोनों आपको अक्टूबर में रिसीव होगा, इंक्रीमेंट जिसे बोलते हैं। बट आप जिस डेट पे एडवांस टैक्स अगर आप खुद से जमा कराने जा रहे हो, ये कैलकुलेशन जनरली सैलरी में नहीं होती है। रीजन बीइंग, सैलरी में ऑलरेडी ऑलरेडी आपका टीडीएस होता है। बट मैं आपको एक कैलकुलेशन पर्पज के लिए इसको सिखा रहा हूँ कि कंपनी भी अगर जब एक कैलकुलेशन करती है तो इन सारी चीजों को लेकर के कंसिडर उससे करना पड़ता है जब सैलरी में चेंजेस आते हैं। तो सेम ही कैलकुलेशन आप टीडीएस के लिए भी कर सकते हो, बस परसेंटेज वहां पे नहीं है। देखो, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप 14 सितंबर को अपनी सैलरी काउंट करोगे, अभी आपने यहाँ पे किसी ने मुझे बताया था 4 लाख सर मुझे रिसीव हो चुके होंगे और 80,000 रिसीव होने वाले होंगे, तो टोटल सैलरी में मानूंगा 4,80,000। और इसके हिसाब से बाकी के दोनों पीरियड को भी मैं 480 को सेम मानूंगा। 9,60,000 पे जितना मेरा टैक्स बन रहा था उसका 1,04,000 के अराउंड बन रहा था, इसका मैं 45% मुझे जमा कर। ये हो गई जो ओरिजिनल सिनेरियो था। आप इसे बोल सकते हो सर ये ओरिजिनल सिनेरियो। बट क्योंकि मुझे सितंबर में ये भी बात पता लगती है कि मेरा इंक्रीमेंट होने वाला है, तो क्या मुझे रिवाइज्ड टैक्स कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी? यस और नो? यस यस सर। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरी जो सैलरी है वो 11,04,000 हो जाएगी पूरे साल की, 15% में डायरेक्टली बढ़ाऊंगा। तो क्या मुझे सेकेंड क्वार्टर से ही उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर लेना होगा? क्या मुझे उसका उसके अगेंस्ट की भी तो कोई टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर सभी को समझ में आ रही है बात? यस यस सर अब हमें क्या करना होगा, जो रिवाइज्ड सैलरी है हमारी, मतलब क्वार्टर टू में ही, अभी मैंने एडवांस टैक्स तो जमा नहीं कराया, क्वार्टर टू के हिसाब से जो मेरी रिवाइज्ड नेट सैलरी आ रही है, ये टोटलिटी बेसिस पे मैंने चेंज की है ना, तो इसमें से मैं ये देखूंगा कि 2,40,000 तो मैं ऑलरेडी पा चुका हूँ। 11,04 में से 2,40 तो मैं ऑलरेडी पा चुका हूँ। अमाउंट कितना बचेगा? 8,36,000। 36। नहीं, शायद गलत है। 936। 8,64,000। 8,64,000, 864 के अराउंड। ठीक है, मान लेते हैं कि सर ये वाली ये 2,40,000 मैंने क्यों लिखा पता है सबको? क्वार्टर वन की सैलरी ऑलरेडी मुझे रिसीव हो चुकी है। यस सर। मैं मैं क्वार्टर टू में खड़ा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि क्वार्टर टू के हिसाब से मेरी पूरी एनुअल सैलरी कितनी हो रही है। अब जो ऑलरेडी आप सैलरी पा चुके हो उसको तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, वो तो आप ऑलरेडी डिडक्ट करोगे ही करोगे। ऑलरेडी 11,04,000 में वो इंक्लूडेड है। अब आपको ये देखना है कि 8,64,000 पे मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी टोटल। एक तरीका ये है, आप 8,64 के हिसाब से कैलकुलेट करो। दूसरा तरीका ये है, जो कि सबसे सिंपल माना जाता है, इस तरीके से अच्छा, कि आप ना टोटल 11,04,000 पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो दोबारा से। हम एज्यूम कर लेते हैं 1.5 लाख। यहाँ थी आपकी टैक्स लायबिलिटी 1,04,000। सेकंड क्वार्टर में आपको पता लग रहा है कि पूरे साल की 1.5 लाख रुपए लायबिलिटी है। अगर आप 1,04,000 रुपए के हिसाब से जमा कराते तो 45% कितना होता, और 1.5 लाख के हिसाब से कराते तो 45%। 31,400। 1,04,000 का 31,400। भाई चैट बॉक्स में लिखना, हम लोग की वॉइस ब्रेक हो रही है।
दोनों का ही आंसर लिखना। फोर्टी सिक्स 800 ये 1,04,000 वाले के लिए प्रियांशु। यस सर, यस सर। 46 हाँ ठीक है। 1.5 लाख वाले के लिए 67,500 सर। 67,500। 67,500 ठीक है। क्या आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है? 46,800 यहाँ होना चाहिए और सर 67,500 यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम दोनों का टैक्स मेरा रेट सेम होता तो मुझे सिंपली क्या करना था, 15% वाले को माइनस करना था, 30% वाले की लायबिलिटी मुझे एज इट इज जमा करा दे। बट यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया सर, तो मेरी लायबिलिटी जो है अब वो रिवाइज्ड कैलकुलेट हो रही इन सिंपल। अगर यहाँ तक अभी किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया है तो जो मैं क्रक्स बताने जा रहा हूँ उस क्रक्स को ध्यान रखना, उससे आपको याद हो जाए, इजीली समझ में आ जाए। जब हम क्या करते हैं, हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे वो हर क्वार्टर वाइज करेंगे। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। मेरा क्वार्टर 1, 2, 3 और 4 के हिसाब से पहले मैं पूरे साल की टोटल सैलरी लूंगा, मतलब टोटल इनकम। टोटल इनकम पे मैं देखूंगा मेरा टोटल टैक्स कितना बन रहा है। ठीक, अब इस टैक्स का मुझे एक एक स्पेसिफिक परसेंटेज लगाते चले जाना, 45, 75 और 100। ठीक, 1,04,000 का जैसे हमने देखा था 15,600, यहाँ पे आपने बताया 46,800। 75% कितना होगा 1,04,000 का? 78,000, 78,000। 1,04,000 का 1,04,000 का 78,000। 100% 1,04,000। 1,04,000। मुझे सिंपली क्या करना था, हर क्वार्टर में मैं सेम सैलरी एज्यूम करके टोटल में इतना टैक्स जमा कराते चला जाता। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, फर्स्ट क्वार्टर का ऑलरेडी पास ऑन हो चुका। मैं जैसे ही सेकंड क्वार्टर में आया ना, मुझे पता लगा कि मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है 15% से, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा क्वार्टर 2 से ही। तो क्वार्टर 2, अभी इसके बाद 3 क्वार्टर्स मेरे और बचे हुए। अब मुझे क्वार्टर 2 प्लस क्वार्टर 3 प्लस क्वार्टर 4 इन तीनों की रिवाइज सैलरी लेनी है, जो मुझे नया आएगा। और पुराने वाले की ऑलरेडी मैंने 2,40,000 सैलरी एज्यूम की हुई थी, वो 2,40,000 मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जो हमने फिगर निकाली थी 11,04,000 टोटल। दोनों मेथड से सेम ही आएगा आंसर। मतलब क्वार्टर 2, 3, 4 को हम सेम एज्यूम करते हुए पुराने वाले क्वार्टर को भी ऐड करेंगे, टोटल पे निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको फिर से 45% फ्रेश निकालना है कि यहाँ कितना 45% होगा। अगर यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा, एक बार मुझे आप बता दो, रिवाइज्ड टैक्स अमाउंट आप एज्यूम कर लो 1.5 लाख। 1.5 लाख का 45% आपने बताया था आई थिंक मुझे 67,500। Yes, sir. क्या मैं 46,800 और 15,600 में से माइनस करके ये वाला अमाउंट जमा कराऊं, या 67,500 में से 15,600 को माइनस करके जो डिफरेंशियल अमाउंट आए वो जमा? 67,500 में से माइनस करके सर 15,600 जो आएगा उसे 15,600, हाँ 15,600 आप ऑलरेडी जमा कर चुके हो। 67,500 आज तक की डेट पे आपको यही कैलकुलेशन जब आप कर रहे हो, ये कैलकुलेशन कर रहे हो 14 सितंबर, यानी सेकंड क्वार्टर के एंड होने से पहले 14 सितंबर को आपको 67,500 ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे देना था। बट आपने अभी तक दिया कितना है, 15,600। इन दोनों को आप माइनस करोगे। अब ये वाली जो कैलकुलेशन ये आपके लिए बेकार होगी, क्योंकि आपका जो सैलरी है वो रिवाइज हो चुकी है। रिवाइज सैलरी, रिवाइज इनकम, रिवाइज टैक्स लायबिलिटी आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से आप तीनों क्वार्टर को अज्यूम करके सेम चीजें चेंज करो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सैलरी कम हो जाए बढ़ने की बजाय?
यस सर, हो सकती है। यस तो सर, हो सकता है। कैसे? सर टैक्सेबल अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो सैलरी कम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने सीटीसी की बात की है। नहीं, जैसे सर 9,60,000 का सीट। नॉर्मली तो सर ग्रोथ ही होता सर है। डिमोशन हो सैलरी सकता तो है। कम नहीं होता है, जितना रहेगा उतना स्थिर रहेगा या उससे बढ़ेगा, कम नहीं होता है। इंक्रीमेंट का तो कोई चांस ही नहीं है। डिमोशन हो सकता है, सत्यम का एक आंसर है। हो सकता है बिल्कुल। या फिर आपकी सैलरी में एक ऐसा पोर्शन था जो आपको कुछ दिन के लिए अलाउ हुआ था, जैसे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस आपको कुछ दिन तक मिल रहा था एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से आपका सैलरी जो सीटीसी था वो ऑलरेडी हाइक पे था। अगर आपको एचआरए मिलना बंद हो जाए तो वो ऑलरेडी पोर्शन उसमें से हट जाएगा, तो आपकी किसी रीजन की वजह से भी सीटीसी कम हो सकती है। यस और नो? यस सर, यस सर। बोनस भी। यस यस सर। सर। ऐसा ऐसा हो सकता है। आप केस अगर सोचो तो सर, मुझे एचआरए मिल रहा था, अब मैं उस हाउस पे रहता ही नहीं हूँ और मैंने डिडक्शन के लिए क्लेम सबमिट ही नहीं किया, अब मैं परमानेंटली एक घर में शिफ्ट हो गया हूँ, तो मुझे एचआरए मिलेगा ही नहीं। क्लेम वहां का मिलना बंद हो सकता है, कंपनी में बताना पड़ता है आपको। तो ऐसी चीजें हो सकती है। या फिर आपको लीव ट्रेवल अलाउंस मिला था। लीव ट्रेवल अलाउंस क्या होता है कि कुछ लीव्स अगर आपके जो लास्ट ईयर में रह जाते हैं, आप उसको नेक्स्ट ईयर में इन कैश करा सकते हो, या फिर आपको जो ट्रेवलिंग के लिए कुछ अलाउंसेस मिलते हैं वैसे अलाउंस आपको मिलते हैं, या आपने लीव रिइंबर्समेंट हो यूटिलाइज नहीं सकता की है। थी। हाँ, एक तरीके का रीइंबर्समेंट हो सकता है। वो हो सकता है किसी महीने में हो सकता है किसी महीने में ना हो। तो माइट बी पॉसिबल सर आपकी सैलरी कम भी हो सकती है। बट अभी हम इंक्रीमेंट का केस मान के चलेंगे। दोनों ही केसेस में जब आपका टीडीएस कैलकुलेशन होता है, टीडीएस में भी सेम प्रोसेस है, और अगर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, आपको एडवांस टैक्स खुद से डिडक्ट करके एज्यूम करना पड़ रहा है, तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पहले जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम थी उस पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते थे, ठीक। उसके बाद इन केस चेंज में हम, जब हमारा इन चेंज सिनेरियो जब कोई होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी, चाहे वो एडवांस टैक्स का हो या टीडीएस टीसीएस का हो। सेम कंपनी भी आपके, ये जो कैलकुलेशन एडवांस टैक्स की ये आप खुद करते हो, टीडीएस टीसीएस की कैलकुलेशन कंपनी आपके बिहाफ पे करती है। सैलरी के केस में तो टीडीएस टीसीएस ऑलवेज आ जाएगा, मैक्सिमम जगह पे आपको देखने को मिलेगा। एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन, जैसे मान लो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बिजनेसमैन हो, आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मेरा फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट कितना था, सेकंड क्वार्टर में कहीं मुझे लॉस तो नहीं आ रहा है, थर्ड क्वार्टर में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। उस हिसाब से आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस टैक्स का प्रोविजन जो है ना वो सबके लिए सेम है। ये बस ये बोलता है कि जिस दिन आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो टैक्स लायबिलिटी ग्रेटर देन 10,000 हो जाए। और टोटल टैक्सेबल इनकम हमें पता है कि सर ये 5 हेड्स से मिला हुआ है। 5 हेड्स में ऑलरेडी पीजीबीपी की इनकम भी आती है। तो सर जरूरी नहीं है कि आप ये सैलरी वालों के लिए ही कैलकुलेट करो, हम ये बिजनेस वालों के लिए भी जनरली कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक समझ में आई सबको बात? यस मैं सर। जानबूझ के मैं जानबूझ के अभी आपको इस पर टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि आपको इस चीज से रिलेटेड एटलीस्ट एडवांस टैक्स और टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है इन सब चीजों पे कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि ITR 1 में ज्यादा चीजें हैं नहीं जो मैं आपको सिखाऊंगा। ऑलरेडी आप यूटिलिटी देखोगे, 2-4 हेड्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा और ITR 1 कंप्लीट हो जाए। बट ये जो बेसिक पॉइंट्स है ना सारे, ये सारे आपको आगे कवर होंगे, इसलिए मैं इनको ITR 1 के साथ में कवर कर। अब एक आपका जो लास्ट पॉइंट रह गया वो सर एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का डिफरेंस। एडवांस टैक्स की ड्यू डेट होती है यस सर। 15 ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड होने से पहले जो 15 तारीख पड़ेगी उसको आपको जमा कराना है हर क्वार्टर। सेल्फ असेसमेंट की नोट होगी। आप इसे ये मान सकते हो एग्जाम्पल के लिए कि
15 से लेकर के 31 मार्च की जो डेट होती है ना, इस पीरियड में जो भी अमाउंट जमा कराया गया वो आपका सेल्फ असेसमेंट। इवन इसके बाद आप या तो सिंपल एक सिंपल याद रख लो कि सर 15 मार्च इज लास्ट डेट ना, लास्ट क्वार्टर एडवांस टैक्स की लास्ट डेट यही है 15 मार्च। यस सर। 15 मार्च ही है ना या कोई और डेट है? नहीं नहीं, 15 मार्च है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर 15 मार्च के बाद ना हम किसी भी डेट को टिल आईटीआर फाइलिंग, टिल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो सारी सेल्फ असेसमेंट, ये डिफरेंस। बाकी सारी चीजें सेम। इसमें 15%, 30%, 45% और ये वाला क्लॉज इसमें नहीं एप्लीकेबल है। 15-45 वो एडवांस टैक्स में ही एप्लीकेबल। अगर आप एडवांस टैक्स की चीजें भूल जाते हो, 15 वाली चीजें कंप्लीट करना भूल जाते हो, तो इसके अगेंस्ट में जो आपकी लाइबिलिटी है 234A, B और C में आपको पेमेंट के लिए आता है। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आप कभी भी टैक्स जमा कर सकते, आईटीआर फाइलिंग से पहले कभी भी। इवन आईटीआर फाइल करते समय, आईटीआर फाइल करते टाइम कोई टैक्स पेमेंट रह जाती है, उसके बाद भी आप फाइलिंग करके भी कर सकते हो पेमेंट। सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स में इतना ही डिफरेंस है। किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट या आगे बढ़ेंगे? तो सर कोई और पक्का? पक्का डाउट नहीं? अंजलि, प्रियांशु, खुशबू, मिशल, मोनू, अंशु, सर बिट्टू, धीरज। हाँ भाई, हेलो। नाम का वेट कर रहे थे क्या? नाम तो तब बोलोगे। हाँ मोनू बोलो भाई। बोले सर, एक सेकंड। सर ये जो क्वेश्चन बताया सर अभी, ये एडवांस टैक्स वाला, इसका सर एक और तरीका ना बताने का होता है सर, जैसे कि सर ऊपर घटाए थे, जैसे कि सर 1,04,000 1,04,000 होना था सर, उसे सर अगर बगल में लिख देते हैं फिर नीचे से घटाकर, मतलब कि घटाकर वहाँ स्टेप नहीं होता है मेथड सेम ही, एडवांस टैक्स दोनों में। चीजें सेम ही है। यहाँ पे मैंने टोटल टैक्स लायबिलिटी तो अज्यूम कर ली है ना भाई, बस आप वैसे भी फॉलो करके आ सकते हो। मैंने तो बस यहाँ पे एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपकी अज्यूम कर ली। ये थोड़ा उसमें हार्ड क्या लगा किया था सर, कि हमको समझ में नहीं आया। इसमें हार्ड लगा? इसमें ऐसा क्या था? इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन की है मैंने। इसमें तो चीजें चेंज ही नहीं की कुछ ना मैंने। ऑलरेडी आपको ये 1,00,000 पिछले क्लास में जब मैंने आपको सिखाया था तो 1,04,000 कैसे आया पहले मैंने ये सिखाया, उसके बाद आपको स्टेप पे लेके आया। यहाँ मैंने डायरेक्टली अज्यूम कर दिया कि 1,04,000 ही मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब वर्ड पे ध्यान दो कि एक्चुअल में 1,04,000 है क्या। 1,04,000 मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी है। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 से ऊपर है, पुरानी वाली स्लाइड देख लो, ये रहा पुरानी वाली स्लाइड में मैंने सेव किया टोटल टैक्स इनकम। अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी मेरी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो मुझे, जिसमें एग्जांपल में 1,01,400 किया था हमने, यही तो किया था 15%, 45%, 75 और 100, ऐसे ही कैलकुलेट किया था। इसमें बस मैंने एक आपको माइनस करके एक फिर देखा। माइनस करके ही दिखाया भाई। इसमें बस एक एडिशनल चीज मैंने आपको बताई है कि इन केस अगर आपकी कैलकुलेशन रिवाइज होती है तो आपको रिवाइज टैक्स दोबारा से कैलकुलेट करके जमा कराना पड़ेगा, जिससे कल को कोई भी डिफरेंशियल अमाउंट का टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर ना बने। बस यही एडिशनल चीज है। यस। एक बार प्रैक्टिस करना, अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो एक बार ट्राई करना दोनों मेथड से। एक एग्जांपल लेना सैलरी अज्यूम करके, उसमें फिर प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। ठीक किसी है और को सर। कोई डाउट? बस सर एक बार खुद से करना होगा तभी तो। हाँ, एक बार ट्राई करना पड़ेगा। देखो कोई भी चीज मैं आपको सिखाऊं उसको ना आपको एक बार प्रैक्टिकली ट्राई करना पड़ेगा खुद से। कुछ नहीं करना है, डमी एग्जांपल लेना है। हेड्स आपको सारे ऑलरेडी पता है कि 5 हेड्स जितने होते हैं, आपको एग्जांपल से लेकर के 5 हेड से 5 हेड्स को मिला करके आपको एक जीटीआई बनाना है।
यूटीआई में से फिर आपको डिडक्शंस माइनस करनी है। आई थिंक मोनू इसी की बात कर रहा है कि सर आपने डिडक्शन माइनस करके टोटल इनकम निकाला था। टोटल इनकम यहाँ से डिडक्शन माइनस किए, डिडक्शन माइनस करने के बाद मेरी यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टोटल टैक्सेबल इनकम पे फिर मैं ये देखूंगा, इसकी भी दो बाइफरकेशन करूंगा, नॉर्मल एक नॉर्मल इनकम होगी और एक स्पेशल इनकम होगी। नॉर्मल इनकम पे मैं स्लैब रेट लगाऊंगा और इस पे फ्लैट रेट लगाऊंगा। जो भी स्पेशल रेट्स वहां पे गिवन है ऑलमोस्ट इसमें फ्लैट रेट ही गिवन है, उस हिसाब से मैं दोनों को बाइफरकेट करके टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल लूंगा। जब ये टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी कंप्यूट हो जाएगी, फिर मुझे देखना पड़ेगा क्या इसका 15%, 45, 75 और 100 हर क्वार्टर में इतना फुलफिल पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इसके लिए मुझे टीडीएस टीसीएस भी देखना पड़ेगा, कितना मेरा टीडीएस टीसीएस जमा हुआ है। अगर टीडीएस टीसीएस ऑलरेडी मेरा डिडक्टेड है, इस अमाउंट को फुलफिल कर रहा है, तो मुझे एडवांस टैक्स जमा कराने की जरूरत ही नहीं। ये भी कंडीशन मैंने बताई। अब क्लियर है? यस सर। यस सभी लोग की यस हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं आईटीआर 1 के लिए। यस सर, क्लियर है, आगे बढ़िए। यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस यस सर। यस ये सर। जो है ये इनकम टैक्स की यूटिलिटी है जो मैंने डाउनलोड की है इनकम टैक्स के पोर्टल से। तो आपको वे भी मैं एक बार बता देता हूँ कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप। यहाँ पे टाइप करना है इनकम टैक्स, ई पोर्टल आ जाएगा तुरंत इनकम टैक्स। इसके बाद कहीं भी आपको लॉगिन नहीं करना है, जो भी आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स में फिर आपको यहाँ पे ऊपर पे दिखेगा इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करने के लिए देगा। हम कौन सा असेसमेंट ईयर की रिटर्न अब पढ़ने जा रहे हैं? 24-25 की, क्योंकि करंट में अभी यही चल रहा है। इसकी एक कॉमन यूटिलिटी है जो हम यूजुअली यूज करते हैं, कॉमन यूटिलिटी ITR 1 to 4। ITR 1 से लेकर के 4 तक के लिए अगर आपको ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करनी है तो आपको ये यूटिलिटी वर्जन जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है और वही हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसा नो यस सर। यस सब ऐसे Yes, शांत हो sir. जाते हैं जैसे Yes, लगता है sir. सर Sir, आपको हो क्या जाएगा ही sir. पढ़ा दिया सर आपने। या सर क्या नहीं ही सर। पढ़ा दिया, कुछ नहीं समझ। यस और नो नहीं बोलते ना, मुझे यही डाउट होता रहता है कि यार नेटवर्क कनेक्शन एक्चुअल में चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। मैं ही बोले जा रहा हूँ बस, कोई और हाँ या नहीं बोलते। देखो तो जब हम आते हैं इस पे, जब हम यूटिलिटी पे आएंगे तो आपको तीन, ये होम पेज है, ऐसे ही सेम आपको स्टार्टिंग पेज यही खुल के आएगा जिसमें आपका एक रिटर्न्स का टैब है, ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न और प्रिफर्ड डेट। ये तीन टैब्स आपको मिलते हैं अलग। हमें जो स्टार्ट करना है, आप तीनों मेथड में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो रिटर्न भरने के लिए। हमें स्टार्ट करना है पहले रिटर्न्स वाले टैब से, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम भर रहे हैं अभी। रिटर्न्स वाले टैब से हम फाइल रिटर्न्स चूज करेंगे। फाइल रिटर्न में आपको ये तीन पॉइंट्स पे लेकर के आएगा, डाउनलोड प्रिफर्ड डेटा, इंपोर्ट प्रिफर्ड डेटा, इंपोर्ट ड्राफ्ट फाइल्ड इन ऑनलाइन मोड और इंपोर्ट जेसन जनरेटेड फ्रॉम एक्सेल यूटिलिटी। एक एक करके समझते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है। डाउनलोड प्रिफर्ड डेटा का मतलब है कि आपको यहाँ बस सिंपली एक लॉगिन करना है, जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है। ठीक, आईडी आपका पैन नंबर होता है और पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड सेम आपको यूज करके आप जैसे ही आप आगे क्लिक करोगे लॉगिन करोगे, ये आपको सेम असेसमेंट ईयर का, जिस असेसमेंट ईयर की हम रिटर्न भर रहे हैं अभी कौन सा है 24-25 का, ये आपको डेटा ऑटो प्रिफिल करके दे देगा। ऑटो प्रिफिल क्या चीजें करेगा आपको ये भी जानना जरूरी है कि ऑटो प्रिफिल में क्या आएगा। कोई मुझे बता सकता है ऑटो प्रिफिल में आना क्या चाहिए? सर फॉर्म 16 का सारा डेटा है।
ठीक है। और अगर कोई हमारा अदर इनकम जो पैन कार्ड से रिलेटेड होगा तो सारा डिटेल उसमें शो करेगा। ओके। और कोई जो सत्यम के अलावा कुछ बताए? सर पर्सनल डिटेल देना पड़ता है सर, इसमें ग्रोस सैलरी रहता है, प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, वो भरना पड़ता है। नहीं, प्रिफर डेटा में क्या आएगा मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने ये जो उल्टा से ना डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है ना, मैंने डाउनलोड ऑप्शन करके कंटिन्यू करके मैं भी अभी आगे देखूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे डेटा आएगा क्या? प्रिफर डेटा बार बार पूछ रहा है बार यहाँ पे। प्रिफर डेटा का मतलब क्या होता है मैं ये पूछ सर जो भी इम्पोर्टेंट डाटा होगा हमारे वो लॉगिन हम लोग जिस चीज से मतलब पैन कार्ड से किए हैं, आईटीआर के अंदर जितने भी इनकम टैक्स से मतलब इंफॉर्मेशन है हमारे पर्सनल से रिलेटेड या इम्पोर्टेंट रिलेटेड, वो ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड होकर सर डाटा शो करेगा सर। एग्जैक्टली अगर आपको क्लास याद हो तो मैंने बताया था इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि कोई भी ऐसा डेटा जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पंच हुआ हो। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरे पैन से रिलेटेड इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पंच हुई है, वो डेटा इसमें ऑटोमेटिकली प्रिफर्ड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सत्यम ने बताया था फॉर्म 16। अगर फॉर्म 16 मेरा एम्प्लॉयर ने अपलोड किया है तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म 16 मुझे यहाँ पे प्रिफर्ड फॉर्म में दिख जाएगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करते समय बेसिक डिटेल जितनी मैंने भरी होगी, मेरा फोन नंबर, मेरी मेल आईडी, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा एड्रेस, सब कुछ, सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिफर्ड हो जाएगी। उसके अलावा कोई भी एसएफटी से रिलेटेड रिपोर्टिंग, जो बैंक्स वगैरह ने अगर कोई एसएफटी की रिपोर्टिंग की है, वो सारी चीजें, मेरी शेयर से रिलेटेड अगर कोई ट्रेडिंग का है, कुछ परचेज सेल का कुछ कुछ डेटा उठाता है, सारा नहीं उठाता ये, क्योंकि एक्चुअल में आईटीआर 2 और आईटीआर 3 इन दोनों में ही हम कैपिटल गेन की चीजें भरते हैं। आईटीआर 2 और 3 ऑलरेडी बहुत लेंदी फॉर्म है, उसमें डेटा अपलोड करना इन लोग का थोड़ा सा पोर्टल अभी उस काबिल नहीं हुआ है कि डेटा ऑटोमेटिकली अपलोड करे। तो कहीं ना कहीं बस कैपिटल गेन वाली इंफॉर्मेशन आपको मिसिंग दिखेगी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे उठा लेता है। अच्छा, इसके अलावा टीडीएस टीसीएस, सर मेरा जितना अभी तक टीडीएस टीसीएस डिडक्ट हुआ होगा, जितना भी मैंने एडवांस टैक्स पे किया है या सेल्फ असेसमेंट में कोई टैक्स पे किया हो, तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली पोर्टल इसमें ऑटो पॉपुलेट करके दे देगा, जिससे आपकी जो रिटर्न फाइलिंग है वो इजी हो जाए। आपको इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है और रिटर्न्स को भरते चले जाना। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। डाउनलोड प्रिफर्ड का ऑप्शन और इंपोर्ट प्रिफर्ड का ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन सेम। जैसे यहाँ पे क्या होगा, बस प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे इस ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ोगे तो आपको ये इसी यूटिलिटी में ही लॉगिन करवा, इस यूटिलिटी को ही लॉगिन करवा लेगा आपसे और काम करेगा। इंपोर्ट प्रिफिल में क्या है कि आप किसी भी ब्राउजर पे जाओ, जहां हम अभी गए थे, जैसे हमने क्रोम खोला था, ब्राउजर पे जाओ, वहां अपने लॉगिन करो। लॉगिन करके ना वहां पे सर्विसेज के टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड कर। प्रिफर्ड डेटा आप अपने पोर्टल के अंदर से भी डाउनलोड कर सकते, मतलब आपने वहां से पहले से ही एक प्रिफर्ड डेटा डाउनलोड कर लिया और वो प्रिफर्ड डेटा फिर आप इसमें इंपोर्ट कर लो। इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इंपोर्ट प्रिफर्ड डेटा, यानी डेटा आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड रखा हुआ है। एक जेसॉन टाइप की फाइल बनती है, जेसॉन बोलते हैं इसको, डॉट जेसॉन से एक फाइल जनरेट होती है। जेसॉन नाम की फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट करके भी सेम डेटा होगा, वो चाहे आप यहाँ से डाउनलोड करो या यहाँ से डाउनलोड करो, डेटा सेम होगा। फर्क बस प्रोसेस में होगा कि ये आपको यहीं से लॉगिन क्रिएट डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा और ये आपको बोलेगा कि ब्राउजर पे आप जाओ, लॉगिन से डाउनलोड करके फिर यहाँ पे अटैच। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन सिंपली आपसे ये बोलता है कि मान लो, और आप सभी को पता होगा कि हम आईटीआर 2 तरीके से भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। एक आप ऑनलाइन भर सकते हो, दूसरा आप ऑफलाइन भर सकते हो। ठीक, ऑफलाइन जो हम ऑलरेडी सीख रहे हैं यूटिलिटी, हम जितनी भी रिटर्न सीखेंगे सारे रिटर्न हम ऑफलाइन यूटिलिटी पे सीखेंगे। दोनों की चीजें सेम होती है, शेड्यूल सेम होंगे, पैटर्न सेम होगा, सब कुछ सेम। बस फर्क इतना होगा, ये यूटिलिटी ऑफलाइन आपको डेस्कटॉप पे मिल जाएगी
आप इसे अपने डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर सकते हो, और ये होगी ऑनलाइन वेब के थ्रू, मतलब किसी ना किसी ब्राउजर के थ्रू। ठीक। ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी ड्राफ्ट ऑनलाइन बना रखी है ना रिपोर्ट, ऑलरेडी आपने आईटीआर मान लो, वहां पे ऑनलाइन फाइल नाउ का ऑप्शन आता है, हमने फाइल नाउ करके वहां पे स्टार्ट कर दी थी, कुछ डेटा हमने ऑलरेडी वहां पे फिल कर दिया था, वहीं से आपको एक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप एक जेसॉन फाइल डाउनलोड कर लो। जेसॉन फाइल को सेम जैसे इंपोर्ट प्रीफिल में अटैच करते हो ना, वैसे ही यहाँ भी अटैच कर, प्रोसेस सेम है, बस मैं भी आपको जस्ट प्रोसेस दिखा रहा हूँ। हम आगे एक दो स्टेप में किसी किसी फॉर्म में हम ये देख लेंगे, कोई ये वाला मेथड ट्राई कर लेंगे, कभी ये, तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट यूज जो मेथड होता है वो पहला वाला, जो आपको इजी सिंपल, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट प्रोसीड करना है और लॉग इन करके आगे बढ़ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। पहला ऑप्शन चेक किया, कंटिन्यू किया, यहाँ से आपको पैन नंबर मांगेगा। ठीक। असेसमेंट ईयर आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? 24-25। सर ऑब्वियसली ये तो कोई पूछने वाला पॉइंट है नहीं, जिस असेसमेंट ईयर की आपने यूटिलिटी डाउनलोड की है उसी असेसमेंट ईयर का, यहाँ पे और कोई असेसमेंट ईयर आपको दिखाएगा ही नहीं। 24-25 के लिए किए तो केवल 24-25 का डेटा है। प्रोसीड करेंगे। फिर आपसे लॉगिन पूछेगा, किसी को याद हो मैंने लॉगिन पोर्टल भी करके दिखाया था क्लास में, उस टाइप का ही सेम लॉगिन हो रहा है ये, जैसे ब्राउजर पे आप लॉगिन करते, चाहे आप यहाँ पे लॉगिन कर लो, सेम चीजें हो रही है दोनों, बस वो आपके पास डेटा अवेलेबल करा दे रहा है आपके डेस्कटॉप पे। आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी पैन नंबर आ गया, ठीक, टैक्स पेयर का नेम आ गया, असेसमेंट ईयर कौन सा है जो आप डेटा डाउनलोड कर रहे हो और किस दिन आपने डेटा डाउनलोड किया, सारी चीजें आ गई। ठीक है, आगे प्रोसीड करके फाइल रिटर्न जैसे ओके ही सर। आप करोगे, सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। आपका क्या स्टेटस है? पैन नंबर जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल। ठीक, कंटिन्यू करेंगे। अब आपको फॉर्म चूज करना है कि आप पर फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल, आईटीआर 1 से लेकर के 4 तक ही इसमें शो होगा। रीजन बीइंग ये आईटीआर 1 to 4 की यूटिलिटी है, कॉमन यूटिलिटी है, तो हम यहाँ पे आईटीआर 1 चूज करेंगे। जैसे ही आईटीआर 1 चूज करता हूँ मुझे यहाँ पे चीजें दिख जाती जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। क्या हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है? रेसिडेंट के लिए होगा, यस सर। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सैलरी हो, एक हाउस प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट वगैरह, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक। एक ये नई लाइन है, सभी ने यस तो बोल दिया, क्या कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? सर ये उसके लिए वैलिड नहीं है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या फिर किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का होल्डर हो। या फिर किसी का टीडीएस डिडक्टेड हो 194N में। 194 एक टीडीएस डील करता है जहां पे कैश विड्रॉल पे डिडक्ट होता है, एक हायर लिमिट है, उस लिमिट के बेस पे अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो, मतलब अगर आपका कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप इसमें कवर नहीं हो। लास्ट वाला पॉइंट ना भी समझ में आया हो तो इग्नोर करना, नॉर्मली जो पॉइंट हमारे पे एप्लीकेबल होते हैं हमें वो याद होना चाहिए। ठीक, प्रोसीड विद आईटीआर 1। आपको ये प्रोसेस बता रहा है कि कैसे कैसे प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पहले आपको वैलिडेट करना है अपनी रिटर्न के ब्रेकअप को, कंफर्म करना है अपने रिटर्न की समरी को, फिर वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सबसे क्रूशियल पॉइंट कौन बताएगा?
आज पढ़ाना कुछ काम आएगा नहीं। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक मोर देन बेसिक इनकम। कैसे भाई? सर ये देखना होगा How कि can- इससे मतलब ये हम क्लाइंट से पूछ कर ये रीजन आपका, ये आंसर ये आना चाहिए था एग्जैक्ट। सर हमें पहले आप टोटल इनकम तो बताओ, आप डेटा लेके बैठे हुए आप टोटल इनकम तो बताओ मुझे, तब हम बताएंगे कि एक्चुअल में एप्लीकेबल कौन सा होगा। अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे पे ये वाला क्वेश्चन एप्लीकेबल ही नहीं है, तो फिर आपको इन तीनों में से कोई ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। मैं बोलूँ ये तीनों ऑप्शन भी मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आप कोई अदर्स ऑप्शन चूज करके कर सकते हो। जैसे अगर किसी पर्सन की इनकम 2,40,000 रुपए है, तो वो ना इसमें फॉल करेगा ना ही इसमें फॉल करेगा। 2,40,000 वाला इनकम तो यहीं पे आ जाएगी ना ऑब्वियसली। यस सर, अदर्स में यस सर। या फिर वो सीनियर सिटीजन है, उसकी इनकम 2,90,000 है, 3 लाख तो वैसे ही नहीं होता है, सर में ही आएगा। सुपर सीनियर सिटीजन है, उसकी इनकम 4,90,000 है, अदर वो भी अदर में आएगा। तो मतलब आपको ये देखना होगा कि सर ऊपर के केसेस तब एप्लीकेबल होंगे जब आप पहले मुझे डेटा दोगे। आपके पास ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है, तो सर आप डेटा से ही बता दो। हम इस एग्जाम, अच्छा इसमें से किसी पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है इन तीनों पॉइंट्स में? नो सर। सर सेकंड पॉइंट एक बार बता दीजिए ना सर। सेकंड पॉइंट, ये पूरा सेकंड पॉइंट या फिर इसमें का सेकंड पॉइंट? सर ये पूरा। पूरे के लिए तो फिर आप भाई वीडियो देखो, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल विद एग्जांपल डिस्कस किया था इसका। 2 लाख का फॉरेन एक्सपेंडिचर, 1 लाख का अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है तो हमने उसमें 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, ऑल्दो यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स है। तीसरा पॉइंट इन्होंने आप प्रोविजो में कवर कर दिया, फोर्थ में क्लॉज 4 में डाल दिया। तीसरे ऑलरेडी हम तीनों पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। एक बार आप उस वीडियो को देखना, रिवाइज करके पूछा है बेसिक क्लास का। ओके सर। अभी है कि हम, मैं आपको बता देता हूँ, इनका ऑलरेडी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से इनकम ऊपर है, इसलिए हम फर्स्ट पॉइंट से आगे हम प्रोसीड करते हैं। आप देखोगे तो आपको डेटा से भी पता चल जाएगा कि सर ऑलरेडी इनका जो इनकम है वो एबव है। क्या पॉपअप आ रहा है? इनकम टैक्स रिटर्न इज प्री-फिल्ड based on the information available for pre-filing on e-file. There may be situation where such information may not be complete. The facility for pre-filing is only for providing assistance to the taxpayer for filing their ITR. Please verify the pre-filled data with your records and AIS-TIS before finalizing and submitting that. You have the option to make changes to pre-filled data. क्या मुझे कोई इसका क्रक्स बता सकता है कि एक्चुअल में इन्होंने कहा क्या? इंग्लिश आती नहीं सर ये मुझे, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये सिर्फ असिस्टेंस के लिए है, इससे डेटा पे रिलाई करना बहुत अच्छा बात नहीं है। हो सकता है गलत भी हो डेटा। इससे पहले आप AIS और TIS को अपना डेटा देख ले एक बार, फिर से री एनालाइज करने की सही है या गलत। सबमिट करने से पहले आप एक बार सारे प्रोसेस को, सारे जितने भी हेड्स में हम प्रेफर्ड डेटा हम पॉपुलेट कर रहे हैं, आप उसको क्रॉस चेक कर लो। हो सकता है कोई डेटा हमसे छूट गया, मे नॉट बी कंप्लीट। कंप्लीट का यह मतलब यही है, जैसे मैंने कैपिटल गेन का एग्जांपल दिया था, कैपिटल गेन का डेटा ये ऑटो पॉपुलेट कर ही नहीं पाते। तो हो सकता है हमसे कोई डेटा छूट गया हो। ये केवल आपको एक हेल्प करने के लिए, टैक्स पेयर को हेल्प करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया है। तो हो सकता है आपको एक बार आप डेटा इसमें से कोई छूट गया और सारे डेटा को आपके पास जो रिकॉर्ड है उनसे और AIS TIS को क्रॉस चेक करके आप एक बार तब प्रीफिल करना, तब फाइनलाइज करना अपडेट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर के केवल और केवल 5 हेड्स में आपका ITR 1 खत्म हो जाता है, जिसमें नीचे के जो 3 हेड्स हैं, ये और ये 3 हेड्स आपको हर फॉर्म में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब टोटल डिडक्शंस भी मिलेगा, टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी भी मिलेगा, हर फॉर्म में सेम मिलेगा। इसमें जो और एक ये वाला है, पहला वाला पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एक जो मेन हर फॉर्म में आपको चेंज मिलेगा वो मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम ही आपको मेन सीखना है हर फॉर्म में, बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। ठीक है, आप देखोगे तो ऑलरेडी इसमें चारों हेड्स जो है ना, मैं इनमें से कोई भी हेड को ओपन नहीं कर, चाहे मैं कितना भी क्लिक करूं मैं इसको ओपन नहीं कर पाऊंगा अनटिल एंड अनलेस मैं पहले वाले हेड को कंफर्म करूं।
मुझे हर 1 बाय 1 स्टेप पे चलना पड़ेगा, हर हेड को पहले ही कैलकुलेट करके और सबमिट करते चलना पड़ेगा, कंफर्म करते हुए। जैसे इसमें आया पहला नेम, सब कुछ सही है, यहाँ पे नेम से देखते हुए आपको फॉर्म जो भी आपके पास डिटेल होगी उससे आपको मैच करते हुए आगे बढ़ना है। आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। मुझे इसमें पता है क्योंकि ये मेरे फादर की रिटर्न है, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा प्रीफिल्ड आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट में वो है तो स्टेट गवर्नमेंट आप यहाँ पे ऑप्शन में चूज कर सकते हो। जैसे इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आपको उसमें अदर चूज करना, सबसे लास्ट में यहाँ पे अदर्स दिखेगा। तो मुझे बता सकता है इसमें जो जो ऑप्शन आ रहे हैं सभी आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट, Yes, स्टेट state government, गवर्नमेंट, आ रही है सर। पीएसयू। public sector undertaking. पीएसयू का क्या मतलब होता है? Yes, CG. पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट ये को जैसे डीआरडीओ हो गई, फिर एचएएल, ये सब पब्लिक सेक्टर कंपनी। जैसे सर कोई भी बैंक्स भी हो गए आपके जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से एक तरीके से बोल सकते हैं हम, वो हो गए आपके पीएसयूज हो गए। ठीक, उसके बाद आप अगर देखोगे तो इसमें फिर आता है पेंशनर। हो सकता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होकर के रिटायर हुए हो तो आप पेंशनर हो, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हो या फिर पीएसयू के पेंशनर हो, सेम चीजें यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद लास्ट आपके में जो ऑप्शन आता है वो दो ऑप्शन आता है, अदर्स और नॉट एप्लीकेबल, एग्जाम्पल फैमिली पेंशन। जब भी आपको कोई प्राइवेट एम्प्लॉय का डेटा भरना है तो आपको हमेशा अदर्स का ऑप्शन चूज करना है। रीजन बीइंग वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा नहीं, तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेटा उसमें चूज नहीं करना, आपको अदर्स करके प्रोसीड करना। इन केस अगर मान लीजिए कोई भी एक पेंशनर है, जैसे आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो एंड सो जिसकी पर्सन का हम मान लेते हैं मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। एम्प्लॉय के कुछ दिन बाद मतलब रिटायरमेंट से पहले ही इनकी डेथ हो जाती। ठीक, डेथ होने के बाद पेंशन रिसीव होती है। वो किसको रिसीव होगी? फैमिली में जो नॉमिनी होगा उसको। ठीक, उस नॉमिनी का जो भी डेटा जाएगा उनका भी हो सकता है अमाउंट इतना बड़ा हो कि जो कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा जा रहा हो। क्या मुझे उसके लिए भी आईटीआर भरना मैंडेटरी हो जाएगा? हमने जब नो मैंडेटरी सर। वाले क्लॉजेस सीखे, हमने जब मैंडेटरी वाले क्लॉजेस सीखे थे, तो क्या मैंने ऐसा कोई प्रोविजन आपको बताया था कि अगर आपको फैमिली पेंशन आ रहा है जो कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अगर ज्यादा है तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा और आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा? ऐसा कोई क्लॉज बताया था क्या मैंने? नहीं बताया था। इसमें डरने वाली बात नहीं, मैंने बताया ही नहीं था क्योंकि ऐसा कोई क्लॉज है ही नहीं। मतलब कि इन केस सर अगर फैमिली पेंशन भी रिसीव हो रहा है उसको हम एज अ सैलरी ही ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगेगा जिसके हाथ में भी वो रिसीव हो रहा है। अब आप खुद सोचो, मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय थे, मिस्टर एक्स की सैलरी जो पेंशन के रूप में अब उनके वाइफ को मान लेते हैं मिल जाता है, मिसेस एक्स को। मिसेस एक्स जो है उनको सैलरी अब वो रिसीव होगी फैमिली पेंशन, और वो अमाउंट अगर बेसिक एग्जेंशन लिमिट से बड़ा है तो यानी कि मुझे आईटीआर मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा उनको। यस और नो? हमारा नॉर्मल क्लॉज तो यही कहता है ना, मैंने कोई एक्सेप्शन यस या कोई प्रोविजन ऐसा तो आपको बताया नहीं है। उस केस में आपको फैमिली पेंशन वाला एग्जांपल चूज करना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बट सर इसमें नो नॉट सर। एप्लीकेबल क्यों लिखा है? नॉट एप्लीकेबल इन द सेंस ऊपर वाले सारे ऑप्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन ही है बस एग्जांपल, इसलिए उसमें फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन को अलग से जगह थी। ठीक है, अभी हम स्टेट गवर्नमेंट पे चूज करके आगे प्रोसीड करें। क्या करना है, एक छोटा सा पॉइंट है जो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और सीखना जरूरी है, टाइप्स ऑफ रिटर्न्स।
हमने ऑलरेडी देखे थे फॉर्म्स होते हैं, ये फॉर्म्स आपके होंगे ITR 1 to 7। ठीक, आप इसको इनकम टैक्स फॉर्म्स मत बोलना, क्योंकि इनकम टैक्स फॉर्म्स करके कुछ अलग ही होता है। आप इसको इनकम टैक्स रिटर्न ही याद रखो, आप इनको फॉर्म्स मत बोलो, आप इनको इनकम टैक्स रिटर्न ही याद रखो कि सर टोटल 7 रिटर्न होती है। अब इस 7 रिटर्न में भी ना कुछ रिटर्न्स के क्राइटेरिया है, जैसे ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड एंड रिवाइज्ड। आई थिंक फेब बैच में ये हो चुका है। यस सर। भाई अदर देन फेब बैच और किसी को नॉलेज है इसके बारे में? नो सर। पहली बार सुन रहे हो आप लोग? एक तो वेबकैम ऑन कर यस लो यार, सर। सभी लोग तो कैमरा ऑफ करके ही बैठ जाते हैं। जी सर, खत्म हो गई क्लास वैसे भी। अभी टाइम है भाई, मैं ऑलरेडी क्लास में हूँ। प्लीज स्विच ऑन योर वेबकैम, जिससे मुझे पता चले कि कौन अभी एक्टिव है क्लास में, कौन नहीं है। सब कैमरा बंद करके सो जाते हैं। नहीं जिहाद, जिहाद हो गया, रजनीश, ये सब तो नींद मारते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा है, 5 बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा इसका। या सर समझ क्या में नहीं आ रहा है सर हमको ऐसा अभी, तो इसीलिए कुछ नहीं पढ़ा बोल है रहे हैं। भाई, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। प्रियांशु ऐसा कुछ हैवी पढ़ा दिया क्या? अंजलि, अंजलि आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए कैमरा ऑफ है। नो सर। खैर मतलब समझ रिकॉर्डेड वीडियो तो सर एक बार देखना ही होगा सब लोगों को, नहीं, क्योंकि थोड़ा बिल्कुल वो तो अब कॉम्प्लिकेटेड तो है। थोड़ा सा देखो आप ना, इसलिए अदर मैंने बोला था क्लासेस से थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आप, कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग से रिपीट किया था बार बार कि बेसिक क्लासेस को ना अपने ग्रिप में लाना। बेसिक क्लासेस अगर आपके ग्रिप में है तो ऑटोमेटिकली ये आपको अभी तो बहुत बेसिक से, ये भी आप इसे बेसिक बोल सकते हो, क्योंकि मेरे लिए तो पूरा इनकम टैक्स ही बेसिक है, मैं अभी एडवांस लेवल में जा ही नहीं रहा। मैं भी आपको जितना भी ITR 1 से भी स्टार्ट करूंगा तो वो सारे पॉइंट्स भी मैं आपको बेसिक रूप में ही समझाऊंगा। जितना डिटेल में मैं घुस के पढ़ा देता हूँ उतना डिटेल में आपको ITR 1 पढ़ने की नीड भी नहीं है, क्योंकि आप देखोगे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड आ रहा है, आपको बस चेक करते चला जाना और डन कर देना। बट एटलीस्ट आपको जो उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं उस पॉइंट्स को आपको पढ़ना आना चाहिए, उस पॉइंट को समझना आना चाहिए, उस पॉइंट में कहीं आप गलत इन्फॉर्मेशन ना पढ़ दो। इसलिए आपको ये बैकग्राउंड में थ्योरेटिकल नॉलेज लेना जरूरी है। कोई ऐसा जिसे ऐसा लग रहा हो सर आज के लिए बहुत हो गया छोड़ दो, ये 3 पॉइंट्स मुझे पढ़ाने हैं, ये पढ़ा के फिर मैं यही छोड़ दूँ, कोई ऐसा जिसे लग रहा हो सर नहीं छोड़ दो, ऑलरेडी बहुत हो गया भाई, क्योंकि अगर नो दिमाग में सर। नहीं जा रहा है तो मैं क्लास बंद, मेरा एफर्ट डालना बेकार हो जाएगा, क्योंकि मुझे दोबारा से फिर समझाना पड़ेगा। ऐसे भी सर रिकॉर्डेड भाई तो कौन, देखना ही होगा एक बार, तो इसलिए तीनों को डिस्कस एक बार कर ही दीजिए मेरे हिसाब से, और क्या बोलिए। भाई चैट बॉक्स में सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए फटाफट। 1 मिनट है आपके पास, 15 मिनट टाइम लगेगा इसको, 15 मिनट नहीं 10 मिनट लगेगा ऑलमोस्ट। फटाफट चैट चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स आना चाहिए, यस और नो, आगे बढ़ने या ना। यस, कंटिन्यू 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 बता दिए सर, ओके कंटिन्यू, यस ठीक है। कोई ऐसा जो नो बोल रहा हो वो चैट बॉक्स में आ सकते, सभी कंटिन्यू बोल रहे हैं। नो, रजनीश मना कर रहा है भाई, हाँ भी बोल रहा है मना भी कर रहा है, इसे क्या मतलब है? रजनीश दो जवाब आ रहे हैं भाई, यस भी कर रहा है उसके बाद नो भी कर रहे हो। ठीक है पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही छोटा सा ही पॉइंट है, ज्यादा पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, जब आप रिटर्न भरना, जब आपको ITR 1 to 7 में से कोई भी रिटर्न भरनी है ना, तो आपको ड्यू डेट होगी इसकी। हर रिटर्न की एक ड्यू डेट होगी कि ये रिटर्न इतने टाइम तक भर जानी चाहिए, ये रिटर्न इतने डेट तक भर जानी चाहिए। जैसे नॉर्मली जो आप 1 to 4 में आप इंडिविजुअल के रिटर्न भरते हो, हम एक ड्यू डेट के लिए भी देखेंगे ऑब्वियस एक अलग से। अभी आप इतना मानो, इंडिविजुअल HUF जिनको ITR 1 से लेकर के 4 के बीच में कोई एप्लीकेबल होता है, उनकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई होगी, हर असेसमेंट ईयर का 31 जुलाई।
मतलब कि मेरे फाइनेंशियल ईयर मेरा कौन सा है, 23-24 असेसमेंट ईयर, 24-25। 24-25। तो अगर मुझे 23-24 में किसी इंडिविजुअल की ITR 1 से लेकर के 4 रिटर्न भरनी है, ठीक, उसकी रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी इंडिविजुअल या उसकी रिटर्न की ड्यू डेट होगी 31 जुलाई। इसमें ऑडिट वाले केसेस कवर नहीं है, ऑडिट वाले केसेस को आप छोड़ देना। नॉर्मल रिटर्न अगर आपकी जा रही है इंडिविजुअल और HUF की, उसकी ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई है। अभी आप इतना याद रखो सर, अगर अभी हम जो सीख रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ITR 1 की एक इंडिविजुअल की ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। वर्ड जो लिखा हुआ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो मेरा असेसमेंट ईयर ऑब्वियसली 24-25 होगा, मेरे लिए यही रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, ठीक। अब क्या है, इसमें एक, अगर मैं रिटर्न जब मैं भरता हूँ ऑन और बिफोर ड्यू डेट, मतलब कि यहाँ पे मुझे आप बता सकते हो ड्यू डेट कौन सी आएगी, 31 जुलाई। ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी सर मैं 31 जुलाई से पहले पहले अगर अपनी रिटर्न को भर देता हूँ, 31 मार्च के बाद ही भरूंगा, 31 जुलाई से पहले भरूंगा। अगर मैं अपनी 31 जुलाई से पहले पहले रिटर्न भर देता हूँ तो इसका जो सेक्शन होगा वो होगा 139(1), जिसको हम बोलेंगे ओरिजिनल रिटर्न, कि मैंने जो रिटर्न भरी है वो ओरिजिनल रिटर्न, ऑन और बिफोर ड्यू डेट भरी है ओरिजिनल रिटर्न। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। इसके बाद जो आपका सेकंड नंबर पे है वो है बिलेटेड रिटर्न। इसमें सिंपल लग रहा होगा, आपको पता लगेगा सर मैंने रिटर्न जो भरी है वो आफ्टर ड्यू डेट भरी, ऑब्वियसली आपको तो जो, अगर बिलेटेड का मतलब क्या है, इसमें वर्ड भी आ रहा है लेट, लेट का मतलब सर देर से भर रहे हैं, देर से भर रहे हैं यानी किस देर से भर रहे हैं, ऑलरेडी एक ड्यू डेट है सर, ड्यू डेट अगर पास ऑन हो चुके हैं, हम ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं, और वो है मेरी बिलेटेड रिटर्न की जो ड्यू डेट है वहां तक हम भर रहे हैं, उस दिन को हम बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न। इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 31 दिसंबर 2024। अब इसे ऐसे ना याद रखो, अब इसे ये याद रखो, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। रेलिवेंट असेसमेंट। मैक्सिमम आप, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बोलूं, पीछे आते हैं, ये है 1/4, ये है 31 मार्च, ठीक। अब मैं अगर रिटर्न भरना चालू करूंगा, सबको ध्यान देना है, मैं रिटर्न भरना चालू करूंगा, यहाँ से भरूंगा यहाँ 31 जुलाई, मैं 31 जुलाई तक अगर मैं खड़ा हूँ, 31 जुलाई से पहले अगर मैंने रिटर्न भर दी है तो ये मेरे लिए 139(1), यानी कि ओरिजिनल रिटर्न होगी ये मेरे लिए, ठीक। अगर मैं 31 जुलाई के बाद भरता, मैं क्या करता हूँ 31 जुलाई के भी बाद भरता हूँ सर, मुझे लास्ट इसके बाद टाइम जो है ना, इसके बाद टाइम मुझे मिला ही नहीं, तो मैं मैक्सिमम जा सकता हूँ, वो जा सकता हूँ 31 दिसंबर। यहाँ तक ही मैं 139(4) की रिटर्न फाइल करता हूँ, ये है 139(4) यानी बिलेटेड रिटर्न। मैं मैक्सिमम कितना भी देर, जैसे होता है ना ऑफिस में लेट आते हो, ऑफिस में लेट, जैसे मॉर्निंग की आपकी टाइमिंग है ऑफिस में 9:30 बजे की, आपको बोलता है कि अगर आप लेट आ सकते हो तो मैक्सिमम आप 11 बजे तक आओगे, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक। अगर आप, जैसे मेरी क्लास की टाइमिंग है 3:30 बजे, अगर आप मेरी क्लास में 3:40 तक आ जाते हो तो मैं एंट्री दूंगा, 3:45 के बाद जो भी आएगा मैं उसको हटा दूंगा, ऐसी मैं एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ। सेम ही आपकी इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने एक ऑलरेडी एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप मैक्सिमम 31 दिसंबर
रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आपको याद रखना है। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर ऐसे ही याद हो जाएगा सर ये मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ से मेरा 1/4 स्टार्ट होता है, तो यहाँ से मेरा असेसमेंट ईयर स्टार्ट। ठीक सर, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का 31 जुलाई तक का जो भी पीरियड होगा, ये अभी इंडिविजुअल के लिए डेट है, तो इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई तक हम देखेंगे। 31 जुलाई से पहले पहले इनको रिटर्न भरेंगे अगर ये, तो ये ओरिजिनल रिटर्न। अगर 31 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में ये भरते हैं तो ये बिलेटेड रिटर्न। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर। क्या इस कंसेप्ट में कोई बहुत हैवी बात थी, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया? नो सर, इजी था। नहीं था? इजी 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 था, इजी। ऑलरेडी इजी था ना, बिल्कुल। ऑलरेडी आप ये देखोगे कि बिलेटेड रिटर्न तक भर सकते हो। अब क्या है, ये तो हो गया बिलेटेड का कंसेप्ट, सर मैक्सिमम आप यहाँ तक जा सकते हैं। मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ। हेलो, देखो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक हो गई ओरिजिनल, एक हो गया बिलेटेड। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए बिलेटेड भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए। एक रिटर्न है, उसमें मैंने टोटल इनकम अपनी दिखाई, वो दिखाई 8 लाख रुपए पे। मैंने टैक्स वगैरह कैलकुलेट किया, सब कुछ डिपॉजिट करके टीडीएस वगैरह लेकर के, और मैंने रिफंड क्लेम कर लिया जितना भी होना था। मैंने सो एज इट इज अपनी रिटर्न फाइल कर दी, ओरिजिनल रिटर्न भरी है, यानी कि 139(1) वाली रिटर्न है सर ये। और 139(1) वाली रिटर्न मान लेते हैं 29 जुलाई को भरी है। 31 जुलाई से पहले पहले ही है, 29 जुलाई तक मैं भर सकता हूँ। ठीक, अब क्या हुआ, मुझे ये पता लगा कि 8 लाख जो इस पे सैलरी दिखा रहा था, जैसे उसमें अभी एक पॉपअप आ रहा था जब इनकम टैक्स रिटर्न भरे थे, उसमें आ रहा था कि ये केवल आपके असिस्टेंस के लिए है, ये एक्चुअल डेटा नहीं हो सकता, ये इनकम्प्लीट हो। मुझे बाद में पता चलता है कि मैंने तो AIS TIS के बेस पे रिटर्न भर दी, और मेरी सैलरी 8 लाख नहीं, मेरी सैलरी तो 10 लाख है। तो कहीं ना कहीं मैंने 2 लाख की इनकम रिपोर्ट नहीं की। यस सर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको प्रोसेस सिखाया था कि ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे, फिर डिडक्शंस माइनस करोगे। मैंने देखा था कि डिडक्शंस ना, मैंने जो पिछले रिटर्न में यहाँ पे डाला है वो मात्र 50,000 के डाले, जबकि मेरा 50,000 का तो म्यूचुअल फंड भी है, और 50,000 का NPS में भी मैंने इन्वेस्ट किया था। ये दोनों डिडक्शन भी मिलना चाहिए मुझे। तो कहीं ना कहीं मुझे इन्वेस्टमेंट का भी पोर्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, और मेरी सैलरी का भी पोर्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऐसा हो सकता है, दूसरा केस, कि 8 लाख की बजाय मेरी सैलरी थी 7.5 लाख। पोर्टल पे 8 लाख गलती से दिखा रहा हूँ, मेरे पास जो फॉर्म 16 और एक्चुअल में जो सैलरी रिसीव हुई है वो मुझे एक्चुअल में कम हुई है, तो मैं डेटा फिर से कम कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट हो सकता है मैंने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डिडक्शन ले लिया, बट एक्चुअल में मेरी इन्वेस्टमेंट डिडक्शन 1 लाख ही थी, गलती से मुझसे 1.5 लाख प्रिंट हो गया, मुझे बाद में पता चल रहा है ये बात। हो सकता है, नहीं हो सकता, ह्यूमन मिस्टेक है, कभी भी हो सकता है कुछ भी। यस सर। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने ओरिजिनल डेटा डाला, ठीक, इस ओरिजिनल डेटा में कोई भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है जो आपने जिस भी, जैसे आपने मान लीजिए ITR 1 किया, ITR 1 में अगर इंक्रीज डिक्रीज क्या हो सकता है, या तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, या तो मेरी सैलरी कम होगी, या तो मेरी डिडक्शंस में इन्वेस्टमेंट्स मेरे बढ़ेंगे, या तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे, यही होगा। मतलब कोई भी ऐसा चेंज मुझे, जो इस ITR 1 को मैंने अपलोड कर दिया, इसको हम अभी आगे देखेंगे कि सबमिट करने के बाद आपको वेरीफाई करना होता है। अपलोड भी कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, प्रोसेसिंग के लिए जा चुका और इनकम टैक्स पोर्टल। बट मुझे पता लगता है, रातों रात मुझे एक सपना आता है, 2 अगस्त को मैं खड़ा हूँ,
31 जुलाई के बाद 2 अगस्त को मुझे पता लगता है कि नहीं यार मैंने रिटर्न तो गलत भर दिया, मैंने एक्चुअल में डेटा देखा तो मुझे पता लगा, या फिर आपके क्लाइंट ने आपसे कॉल किया कि सर आपने वहां पे ना टैक्स में जब आप रिटर्न भरने के बाद ना आप एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो, क्योंकि क्लाइंट के या फिर आप अगर खुद की भर रहे हो तो उस पर मेल पे आती है आपको एक्नॉलेजमेंट। उस एक्नॉलेजमेंट को जब आप देखते हो कि यार मैंने लास्ट डेट पे भर तो दिया बट मैंने डेटा गलत भर दिया, ठीक, 31 जुलाई को ही मान लो भरा बट डेटा मैंने गलत भर दिया, जल्दी जल्दी में होता है, जल्दी जल्दी में तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल आपको एक ऑप्शन देता है कि अब आप इस डेटा को ना रिवाइज कर सकते हैं, जिसको कुछ नहीं हम लोग रिवाइज रिटर्न बोलते हैं, अंडर सेक्शन 139(5). आप इसको सोते जागते उठते बैठते खाते समय, खाने के बाद, खाने से पहले जैसे दवा लेते हो वैसे कभी भी रिवाइज कर सकते हो, जब मन करे तब रिवाइज करो, जितना डेटा अपलोड करना उतना रिवाइज करो। बस ये ध्यान रखना जब भी आपकी रिटर्न रिवाइज वाली आपकी आगे बढ़ेगी तो पुराना वाला डेटा आपका बंद होता जाएगा, जितना भी, जैसे आपने एक रिटर्न करी दोबारा रिवाइज कर दिया फिर रिवाइज कर दिया, रिवाइज करते चले गए तो पुराना वाला डेटा सारा हटता चला जाएगा, नया वाला डेटा जो अपलोड हुआ रहेगा उसी को हम मानेंगे आपकी रियल रिटर्न या ओरिजिनल रिटर्न। आप उसको हम वर्ड हम यूज करेंगे रिवाइज रिटर्न, बट एक्चुअल रिटर्न आपकी वही हो, पुराना वाला डेटा हम भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, नो सर। बस एक लास्ट पॉइंट मुझे बता दो, इसकी ड्यू डेट क्या होनी चाहिए रिवाइज रिटर्न? हमको एक क्वेश्चन था। कब तक भाई? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर क्यों? सर ये लास्ट डेट होता है सर, रिवाइज्ड हो या फिर लेटर। सर ये मैक्सिमम जो इसकी 31 ही दिसंबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट आ रही है। इतना अगर समझ में आ गया हो तो क्लास यही बंद करते हैं, नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो बता दो, क्लास एंड। किसी को डाउट कि सर नई क्लास नो पूरी सर, दोबारा से देखनी पड़ेगी? हमको कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं? ओके, कोई और जिसे डाउट हो? एनीवन? ये सब वेट कर रहे हैं कि सर अब क्लास एंड करो, ज्यादा देर हो गई, ऐसा है क्या? सबको ऐसा ही लग ऐसा ही लग रहा है। मिसाल की हंसी भी आ रही, करा हाँ सर बंद करो, खत्म करो सर। ज्यादा बढ़ा दिया क्या भाई? फिर अगली क्लास से कम करूंगा ना, मैं उस हिसाब से डोज लेकर के चलूंगा कि नहीं ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि जितना ज्यादा डाइजेस्ट अभी कर ले जाओगे ना आगे के लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम आएगी, फिर कॉल करके पूछोगे टैक्स ऑफ में सर ये बता दो सर वो बता दो। किसी को कोई डाउट? लास्ट 1 मिनट। इजहार, नो अंशु, सर, रजनीश, नो नीरज, सर, सलोनी, समझ नो में आ गया सर। पक्का? भाई मैं यस लास्ट सर, क्लास सर। में पूछूंगा, मैं लास्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास का सारी चीजें पूछूंगा, और नेक्स्ट क्लास से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप तक रिकॉर्डिंग ना पहुंचे। नो सर, तब दिक्कत ऐसा ये तो गलत हो जाएगा फिर। फिर दिक्कत हो फिर जाएगा सर। पूछूंगा, तभी तो एक्चुअल टेस्ट होगा ना। आप तो इसी आप तो इसी बेस पे यस बोल रहे हो कि सर रहने दो, आप कुछ भी कर लो, रिकॉर्डिंग तो हमारे पास आ ही जाएगी, हम उसमें से देख के रिवाइज कर लेंगे फिर बता देंगे। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले आपको रिकॉर्डिंग ना मिले, है ना? नो सर, अच्छा ऐसा नहीं बात आता नहीं सर, आज ज्यादा उसने कुछ बताया ही नहीं। तभी तो ट्रू टेस्ट पता चलेगा ना भाई, फिर तो यही लगेगा कि मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ, आप पढ़ते ही नहीं हो, आप रिवाइज नहीं करते। अच्छा कौन कौन रिवाइज करता है फटाफट, सब मैं जो सर, रिवाइज करता है यहाँ से? मैं सर, मैं बस रजनी, प्रत्युष और एक रजनी, 2 लोग बस, और कोई नहीं? रिवाइज होता है सर। इजहार? मैं भी सर। रिवाइज करना चाहिए भाई, क्योंकि देखो आपका ही उसमें लॉस है, मैं कंसेप्ट 1 बाय 1 आगे लेके चलता चला जाऊंगा, आपको कहीं ना कहीं चीजें छूटती चली जाएंगी। और इनकम टैक्स इतना इजी नहीं है जितना हम सोच करके, हम जितना इजी बना करके इसको पढ़ाते हैं। अगर मैं आपको जिस दिन मन होगा, जिस दिन की सर कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, सच सर कुछ चीजें बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो आप एक बार बेयर एक्ट खोल के बैठ जाओ, बेयर एक्ट में अगर चीजें समझ में आ जाए तो मुझसे डिस्कस करिए, क्योंकि बेयर एक्ट इससे कहीं ज्यादा गंदा है।
आप उसको समझ ही नहीं सकते, उसको समझने के लिए आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि उस बेयर एक्ट को तोड़ करके अपनी बेसिक लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ, जैसे भी एग्जांपल्स मुझे लगती है वो लेकर के मैं आपको समझाऊँ। तो थोड़ा सा आपको रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करने की नीड है, अदरवाइज सारी चीजें दिमाग से गायब हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, थैंक्स वेरी सर, थैंक बाय यू सर। सर, वेरी थैंक यू।